हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी अब जब भी मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो आपको समझना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। तो हमारे पास जितने भी हाफ सेल्स हैं, अगर उन सबके स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो एक सीरीज मिलता है और उसी सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं उनको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और उसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया है। वो भी है ना, सही है। यानी आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि जब आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो हम लोग भी कहेंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ये काफी यूजफुल है। तो बहुत सारे है ना चैप्टर्स में इसका यूज आएगा। जैसे कि जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द वेरियस इलेक्ट्रोड सिस्टम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन है ना पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा जो पार्ट है वो यहां पर हम लोग ने दिखाया है, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रोड लिखा जा रहा है, उसी को यहां पर इलेक्ट्रोड सिस्टम कहा गया है और यहां पर इन सब इलेक्ट्रोड के है ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल को यहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है, जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होना चाहिए। और जब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जो यहां पर लेफ्ट हैंड में है वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो यहां पर राइट हैंड में है ये सब हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले स्पेसिस को देखेंगे और जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग राइट हैंड के स्पेसिस को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो हम लोगों का F2 F- का है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? F2। और चूंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इसीलिए हम लोग कहेंगे कि F2 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? F2 का। तो हम लोग कहेंगे कि F2 अच्छा है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके कंपैरिजन में? Cl2 के कंपैरिजन में। या फिर हम लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि Cl- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है किसके कंपैरिजन में? F-। यानी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात उठेगा तो लेफ्ट हैंड में देखेंगे और जब रिड्यूसिंग एजेंट का बात उठेगा तो राइट हैंड में देखेंगे। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर देखें Li+ से लिथियम तो इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो सबसे कम है। इसका मतलब है कि जो यहां पर हम लोग लिथियम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, यानी लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे कम स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका है?
लिथियम का है -3.05 वोल्ट, जबकि यहां पर जिंक के लिए -0.76 वोल्ट दिया गया है। तो इसका मतलब कहेंगे कि लिथियम का जो रिड्यूसिंग पावर है वो जिंक से क्या है, ज्यादा है। यानी लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में, जिंक के। यानी जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाएं, ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे, तो ये हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बता रहा है। मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर Hg2+, ऐसे। और अगर हम इधर से ऊपर की ओर जाएं तो ये रिड्यूसिंग बिहेवियर बता रहा है। मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, फिर जिंक। यानी अगर हम लोग इधर से नीचे आए तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है या ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो कम हो रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम हो रहा है। और अगर हम लोग इधर से ऊपर की ओर जाएं तो हम लोग कहेंगे कि रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम होगा, किसका, लेफ्ट हैंड स्पेसीज का। और इधर से अगर ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा, किसका, राइट हैंड स्पेसीज का। ठीक है। यानी अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर दिया गया है तो उसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता सकते हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका लेफ्ट हैंड का हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग जो है पावर जो है वो ज्यादा होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा हम लोग कहेंगे कि उसका जो राइट हैंड का स्पेसीज है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर निकाल सकते हैं, दूसरा रिड्यूसिंग पावर भी निकाल सकते हैं। थर्ड अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसके और किसके बीच में जो रिएक्शन होगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कहने का सेंस कि अगर हम लोग देखें यहां पर कॉपर और सिल्वर के बीच में, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं Ag+ से Ag का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 वोल्ट है। और जबकि कॉपर 2+ से कॉपर का अगर हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखें तो 0.34 वोल्ट है। तो किसका ज्यादा है, Ag+ का। यानी Ag+ में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कॉपर 2+ से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि Ag+ इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा। यानी अगर हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो जो नीचे वाला का जो राइट हैंड स्पेसीज है वो ऊपर वाले के अगर लेफ्ट हैंड स्पेसीज के साथ रिएक्ट करेगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यानी अगर कॉपर Ag+ से रिएक्ट करेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, कॉपर अगर Hg2+ के साथ रिएक्ट करेगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन अगर Ag+ है ना, अगर हम लोग देखें तो कॉपर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तब तो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि क्या कॉपर 2+ सिल्वर के साथ रिएक्ट कर सकता है तो हम लोग कहेंगे कि कॉपर 2+ अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या करना है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो जो नीचे वाले का राइट हैंड स्पेसीज ऊपर वाले के लेफ्ट हैंड स्पेसीज के साथ रिएक्ट करेगा तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है। तो एक तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता सकते हैं, एक रिड्यूसिंग नेचर बता सकते हैं, और तीसरा हम लोग स्पॉन्टेनिटी भी बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। एक और हम लोग चीज यहां पर देख रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग यहां पर कॉपर 2+ और H+ में देखें तो कॉपर 2+ से जब कॉपर बन रहा है तो स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है, और जबकि H+ से जब H2 बनता है तो उसका हम लोग तो 0 मानते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कॉपर 2+ में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी H+ से ज्यादा है, या फिर हम ऐसा कहें कि हाइड्रोजन H2 इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब है कि कॉपर 2+ H2 से तो रिएक्ट करेगा लेकिन H+ कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और H+ कौन देता है, डाइल्यूट एसिड। यानी कॉपर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यानी जो भी मेटल इससे ऊपर है जैसे कि कॉपर है ना, सिल्वर, मरकरी, ये सब जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जो भी मेटल जो इससे नीचे हैं वो सब जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। किसके अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार।
पर हम लोग जानते हैं कि एक और बिहेवियर हम लोग को देखना होता है, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। यानी अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है, पर हो सकता है उस रिएक्शन का होने का रेट इतना स्लो हो कि हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसा कि बार बार हम लोग अपने क्लास में एक एग्जांपल देते हैं कि डायमंड जो है वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट होते रहता है। यानी थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स कहेगा कि डायमंड का ग्रेफाइट में बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन जब हम केमिकल काइनेटिक्स से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि डायमंड अगर ग्रेफाइट में बदलता है तो ये इतना स्लो रिएक्शन होता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। कहने का सेंस, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने भी मेटल्स इससे नीचे हैं वो सब डाइल्यूट एसिड के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली तो ये सही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो उनका रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जा रहा हो, बहुत स्लो हो जा रहा हो। तो कभी कभी क्या करते हैं कि कोई मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे उसका रिएक्शन का रेट फिर जो है वो स्लो हो जाता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां से जो ऊपर में मेटल्स हैं वो कभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और यहां से जो नीचे में मेटल्स हैं थर्मोडायनेमिकली वो है ना कहेंगे कि HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हो जिनका थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार से तो रिएक्टिविटी होना चाहिए HCl के साथ, पर जब हम काइनेटिकली देख रहे हो तो उनका रिएक्टिविटी का जो रेट है वो बहुत ही स्लो। लेकिन अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से चले तो कहेंगे कि भाई यहां से ऊपर जितने मेटल्स हैं वो सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि यहां से जितने नीचे मेटल्स होंगे वो सब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ हमको क्या क्या मिल सकता है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हम लोग निकाल सकते हैं, रिड्यूसिंग बिहेवियर हम लोग निकाल सकते हैं, फिर हम लोग बता सकते हैं कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे। फिर हम लोग बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली है ना कौन सा ऐसे मेटल्स हैं जो है ना डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर हम लोगों को हाफ सेल का पोटेंशियल अगर मिल गया है तो हम लोग किसी भी कंप्लीट सेल का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल निकलता है सेल का वो राइट हैंड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। और जब भी हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल रहे हैं तो उसका मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी ये सब जो यूजेस या जो एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो सब अभी हम लोग लिखेंगे। तो अभी ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है, या फिर किसी सेल का पोटेंशियल, या फिर कौन सा मेटल है ना डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सब जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। तो जो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर हम लोगों ने एक ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिथियम का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेशियम का है, फिर उससे ज्यादा हमारा बेरियम का है, फिर स्ट्रोंसियम का है, फिर कैल्शियम का है, फिर सोडियम का है, फिर मैग्नीशियम का है, उसके बाद एल्यूमिनियम का है और फिर मैंगनीज का है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंसियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर Mn। ठीक है, तो ये जो टेबल है या एक तरह से ये जो ऑर्डर है ये हम लोगों को है ना अगर याद रहेगा तो हम लोग है ना के लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग छोटे छोटे ट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग को ये टेबल अगर या ये ऑर्डर याद रखना होगा तो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं है ना, एक फनी सा हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लेकर
बड़ा सा कंटेनर, ठीक है, लेकर बड़ा सा कंटेनर नया, ठीक है, लेकर बड़ा सा कंटेनर नया, मांगे अलका मनी, या यहां पर कोई भी नाम, अलका, अली, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों को, है ना, याद करने में आसानी हो जाएगा। क्या हम लोग बोलेंगे, लेकर बड़ा सा कंटेनर नया, मांगे अलका मनी, ठीक है। तो ये जो चीज है, इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि किस मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो हम लोगों का ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकर बड़ा सा कंटेनर नया, ठीक है, मांगे अलका मनी। तो ये हम लोगों का रिएक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंसियम, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम, और फिर Mn, ठीक है। तो अभी तक हम लोग Mn तक पहुंचे हुए थे। अब हम लोग देखेंगे Mn के बाद किस मेटल का रिएक्टिविटी होता है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि बी पार्ट में है ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक से ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का है। इसका मतलब यह हुआ कि जिंक का जो है वो रिएक्टिविटी क्रोमियम से क्या है, ज्यादा है हम लोगों का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, रिएक्टिविटी जो है वो हम लोगों का कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन हो गया, जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर टीन, फिर लेड, और उसके बाद हम लोगों का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक ऑर्डर देखा था, है ना, और अब ये सेकंड ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। तो इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, तो हम लोग इसको याद करने का एक छोटा सा, है ना, बना सकते हैं कि यहां पर जान कर, ठीक है, जान कर फेंका कोई नीचे से, है ना, पत्थर है, ठीक है, जानकर फेंका कोई नीचे से पत्थर है। तो ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इस ऑर्डर को अगर यहां पर लिखें तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। तो यहां पर जैसे कि हम लोग देखेंगे तो E0 हम लोगों का यहां पर H+ से H2 हो जाएगा क्योंकि उसका सबसे ज्यादा है। फिर हम लोग यहां पर देखेंगे तो E0 हम लोगों का Pb2+ से Pb हो जाएगा। उसके बाद E0 जो है हम लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा, है ना, Sn2+ से Sn का हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर हम लोगों का E0 आ जाएगा निकेल 2+ से, है ना, निकेल का। फिर यहां पर आ जाएगा E0 कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट का। उसके बाद E0 आ जाएगा हम लोगों का Fe2+ से Fe। फिर E0 Cr3+ से, है ना, क्रोमियम। और फिर अगर हम लोग यहां पर E0 देखें तो Zn2+ से जिंक का, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो जो नीचे है उसका राइट हैंड साइड और जो ऊपर है उसका लेफ्ट हैंड साइड। यानी अगर हम लोग Zn और Fe2+ में देखें तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन Zn2+ और Fe में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई पूछता है कि क्या जिंक और Sn2+ में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, लेकिन Sn और Zn2+ के बीच में रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो वैसे सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। तो अगर ये एक ऑर्डर जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा और ये सेकंड ऑर्डर है, अगर ये हम लोग को याद होगा तो हम लोग का जो रिएक्टिविटी है मेटल्स का वो हम लोग आसानी से जान जाएंगे और फिर हम लोग बता देंगे कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब हम लोग यहां पर अगर सेकंड पार्ट देखें तो यहां पर भी ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है
और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि H+H2 से ज्यादा कॉपर 2+ से कॉपर का है, ठीक है। फिर Ag+ से Ag, उसके बाद Hg2+ से Ag, यानी कि जो कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम या फिर गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो 0 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग 5 मेटल याद रखें, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम और गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड के लिए तो आप जानते भी हैं कि हम लोग एक्वा रेजिया हम लोग यूज करते हैं। तो 5 मेटल ऐसे हैं यहां पर अभी हम लोगों को दिख रहा है जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों का थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा हम लोगों का, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम और फिर गोल्ड, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर थर्ड पॉइंट देखें तो ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां पर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले F2 है, यानी इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F2 होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अगर याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि F2 के बाद आप देखिए यहां पर H2O2 है, यानी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो F2 के बाद H2O2 है, फिर कौन है, MnO4- है, ठीक है। तो F2, H2O2, MnO4-, फिर आ जाएगा Cl2, उसके बाद फिर यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2-, उसके बाद यहां पर MnO2 और फिर हम लोगों का Br2 या I2। अगर आप इसको एक आध क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है तो याद करेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन कम से कम नहीं तो ये फर्स्ट और ए और बी वाला याद रहे तो सही है। और इसमें इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 5 मेटल्स ऐसा है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देता है। और इधर वाले टेबल में याद करेंगे तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, F2, फिर है H2O2, फिर है MnO4-, उसके बाद Cl2 हो गया, फिर Cr2O7-2- हो गया, फिर MnO2 हो गया, और उसके बाद फिर Br2 और I2। तो ये जो है हम लोगों का कुछ है ना ऑर्डर था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और ये काफी यूजफुल रहेगा क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं है ना वो इस पर ही लोग सेट करते हैं, है ना। कंपटीशंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इस पर सेट किए जाते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हम लोगों का प्रिडिक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर किसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट में होगा द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जैसे कि अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम लोग देखें तो जो लेफ्ट में होता है F2 वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और जो F- है हम लोगों का वो है रिड्यूस्ड फॉर्म, क्योंकि F2 जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो क्या बनेगा, F-। तो जो लेफ्ट हैंड में है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और जो राइट हैंड में है वो हम लोगों का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यानी कि जो लेफ्ट हैंड में है, ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाएं तो जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का जो ऑक्सीडाइजिंग जो एबिलिटी होगा वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हम लोगों का कम होता जाएगा। और यही कारण है कि अगर हम लोग F2, Cl2 और MnO2 में देखें कि किसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे कि F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा है। फिर किसका होगा, Cl2 का, फिर किसका होगा, MnO2 का। तो अगर हम इस तीन में देखें तो हम लोगों का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा वो सबसे ज्यादा F2 है, फिर Cl2 है और फिर MnO2 है, ठीक है। यानी अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग आसानी से ऑक्सीडाइजिंग पावर निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग कहेंगे
कि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म कौन होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, यानी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इसको कहेंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द reduced form of the electrode material increases as we go from top to the bottom in the electrochemical series। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो रिड्यूसिंग पावर है जो है वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग कहें कि इन चारों मटेरियल में देखते हैं, जैसे कॉपर है, H2 है, Zn और Mg है, तो किसका अगर हम लोग देखें रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा Mg का रिड्यूसिंग पावर होगा, फिर जिंक का, फिर हाइड्रोजन का और फिर कॉपर का। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो हम लोगों का कम होता जाएगा, जिससे हम लोगों का रिड्यूसिंग पावर जो है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म का, वो हम लोगों का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, रिड्यूस्ड फॉर्म राइट हैंड साइड में है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम लोगों का कम होता जाएगा, और अगर हम लोग इधर आए ऊपर से यहां पर, अगर हम लोग इधर से इधर आए तो हम लोग कहेंगे कि रिड्यूसिंग नेचर जो है वो हम लोगों का इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो सबसे ज्यादा यहां पर Mg का होगा, फिर Zn का होगा, फिर H2 का होगा, और उसके बाद फिर कॉपर का हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। तो सेकेंड एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग सेल EMF, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से किसी भी दिए गए सेल का हम लोग स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वो हम लोगों का राइट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रेडिक्टिंग सेल EMF कैसे निकाल सकते हैं। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हम लोग E0 भी कहेंगे, ठीक है, ऑफ अ सेल इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग कैथोड भी कहते हैं, माइनस द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, है ना, और इसी को हम लोग एनोड भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें E0 सेल, तो E0 सेल हो जाएगा E0 राइट, जो राइट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस E0 लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट हैंड में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड को घटा देंगे तो वही हमारा E0 सेल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें, Zn सॉलिड से Zn2 प्लस 1 मोलर, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड E0 निकालना चाह रहे हो। स्टैंडर्ड E0 तब होता है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, इसलिए यहां भी कॉपर 2 प्लस का 1 मोलर दिया गया है और यहां पर कॉपर सॉलिड है। तो हम लोग जानते हैं कि इस हाफ सेल के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो हमारा 0.34 वोल्ट होता है, और इस हाफ सेल के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस 0.76 वोल्ट होता है। और इसीलिए हम लोग इस सेल का जो E0 निकाल सकते हैं वो होगा राइट हैंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0.34 वोल्ट है, और माइनस करेंगे और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76, और इसीलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। यानी हम लोग किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेकंड एप्लीकेशन था। अब अगर हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे तो वो है प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप एक डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हम लोग किसी भी रिएक्शन का फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किसकी सहायता से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है और हम लोग से पूछा जा रहा है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सेल बनाएंगे जिसमें वो सेल रिएक्शन जो है वो वही रिएक्शन हो जिसका हमको फिजिबिलिटी चेक करना है, और फिर हम लोग दिखा दें कि E0 सेल उसका पॉजिटिव है। तो अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन हमारा जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर E0 सेल हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी अगर किसी सेल का EMF निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि जो सेल रिएक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग है ना ये डेनियल सेल देखे थे,
तो इसका जो E0 सेल था वो क्या था हमारा, पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि इस सेल में जो सेल रिएक्शन हो रहा है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है। तो कौन सा सेल रिएक्शन हो रहा है, तो Zn सॉलिड जो है वो Zn2+ बना रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो जब जोड़ेंगे तो हमारा जो नेट सेल रिएक्शन आएगा वो Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, और ये मिलके बना रहा होगा Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारा फिजिबल होगा, यानी स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसके लिए जो हम लोग का E0 सेल जो आ रहा है वो हम लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो थर्ड देख रहे हैं, प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, E0 सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो E0 कैथोड में से हम लोग E0 एनोड को हम लोग घटाते हैं, और यहाँ पर जो भी हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, जो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए, अगर E0 सेल हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे द सेल रिएक्शन इस क्या है, फिजिबल है, यानी ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर E0 सेल हमारा निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है द सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, यानी ये सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। एक्चुअल में जो रिवर्स करेंगे हम लोग सेल रिएक्शन का वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अगर देखें Zn प्लस कॉपर 2+, अगर रिएक्ट करके Zn2+ प्लस कॉपर बना रहा है, तो ये जो सेल रिएक्शन है वो इसी सेल में हो रहा है, और चूंकि इसका E0 सेल हमारा पॉजिटिव है, यानी ये जो सेल रिएक्शन है वो हमारा फिजिबल है, यानी ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे। तो फोर्थ एप्लीकेशन है वेदर अ मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन और नॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग Zn को कॉपर सल्फेट के साथ रखते हैं तो Zn जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस कॉपर बनाता है, यानी जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को जो है वो प्रेसिपिटेट कर देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है, और जो कॉपर है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। यानी जैसे जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएंगे तो जो एक नीचे का जो मेटल है वो अपने से ऊपर के मेटल को प्रेसिपिटेट कर देगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, जब वो अगर रिएक्ट किया तो, ठीक है। और इसलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि ए मेटल लोअर डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन प्रेसिपिटेट द वन हायर अप इन द सीरीज। तो जैसा कि अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो हम लोगों का जो है वो सबसे नीचे यहां पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम अगर Zn2+ के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम Fe2+ के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन को प्रेसिपिटेट कर देगा, लेकिन Fe जो है वो कभी Zn2+ को जिंक में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि Fe का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हम लोगों का ज्यादा है, और जो जिंक का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हम लोगों का कम है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे रहेगा वो अपने ऊपर वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से क्या कर देगा, उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। पर कोई भी ऊपर वाला जो मेटल है वो अपने नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हम लोग कभी भी कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो जिंक का जो कंटेनर है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन हम लोग ZnSO4 को कॉपर के कंटेनर में जो है वो हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ZnSO4 जो है वो कॉपर के साथ नहीं रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन देखेंगे, प्रेडिक्टिंग वेदर अ मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन H+H2 के स्टैंडर्ड पोटेंशियल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग कहें मैग्नीशियम हो गया या जिंक हो गया, तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अगर हम लोग कॉपर का बात करें या फिर सिल्वर का बात करें तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी हमको इस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं मिल पाएगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एनी मेटल
lying below hydrogen is a stronger reducing agent than hydrogen and will convert H plus to H2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म नीचे रहेगा, है ना, FeZnMg, ये सब हाइड्रोजन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एनी मेटल लाइंग एबव हाइड्रोजन इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन एंड कैन नॉट रिड्यूस H प्लस टू H2। ठीक है, और ये जितना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो ये मानते हुए कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल को जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं।